नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन पहले आपको बताएं ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान क्या थम गया है। कैप्टन की कुर्सी पर सोनिया राहुल ने चन्नी को बिठा दिया, लेकिन कांग्रेस की इस नई सियासी चाल के मायने क्या है। साथ ही आपको वो सियासी तूफान भी बताएंगे जो अब पंजाब की सियासत में आने वाला है। इसके साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सत्ता को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान योगी ने यूपी की सियासत को हिला देने वाले कई बड़े फैसले किए। आज आपको बताएंगे योगी को तो आपने सुना और सुनाएंगे भी, लेकिन योगी के फैसलों पर क्या बोलती है यूपी, क्या कहती है उत्तर प्रदेश की जनता, यह आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे तालिबान से युद्ध लड़ रहे पंजशीर की। पंजशीर में आखिरी युद्ध होने वाला है जिसके लिए पूरी घाटी पर पूरी तैयारी है। घाटी में मसूद के लड़ाके किस तरह और कहां छिपे हुए हैं यह आपको दिखाएंगे और आखिरी जंग के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, यह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। तो ये भारत की बात है कि शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में बड़ी खबरें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ की नारेबाजी। आजादी के लगाए नारे का आजादी हमारा अधिकार। महिलाओं ने शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं मांगा। काबुल की सड़कों पर एक बार फिर उतरी अफगानिस्तान की महिलाएं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नई सरकार का किया विरोध। तालिबान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। काबुल के नए मेयर हमदुल्ला नामोनी का महिला कर्मचारियों को आदेश, घर में रहे महिला कर्मचारी, अगले आदेश तक महिलाएं करें पालन। ऑस्ट्रिया के वियना में भी अफगानिस्तान के समर्थन में अफगान नागरिकों ने लगाए नारे, सड़कों पर बैनर पोस्टर और झंडों के साथ प्रदर्शन किया। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों और मसूद के समर्थन में नारेबाजी की। दुनिया के अलग अलग हिस्से में तालिबान की क्रूरता के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन। फिनलैंड में भी सड़कों पर उतरे अफगानी नागरिक। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की तालिबान का विरोध करें। पंजशीर में जारी है एनआरएफ और तालिबान के बीच जंग। एनआरएफ दे रही है तालिबान को मुंहतोड़ जवाब। एनआरएफ के सीनियर कमांडर हर मोर्चे से दे रहे हैं तालिबान को जवाब। पंजशीर में मौजूद नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का नया वीडियो सामने आ गया है। एनआरएफ के लड़ाकों के साथ नजर आए टॉप कमांडर साले रेजिस्तानी। लगातार बढ़ा रहे लड़ाकों का हौसला। पंजशीर के लड़ाकों ने जारी किया वीडियो संदेश। वीडियो में एनआरएफ लड़ाकों के साथ नजर आया एनआरएफ का वरिष्ठ कमांडर साले रेजिस्तानी। तालिबानी क्रूरता की एक पोल खोल दी। पाकिस्तानी में अफगानिस्तान के नागरिक को भेजी मदद। अलग अलग प्रांतों में पाक अफगान सहयोग मंच से 13 ट्रक खाद्य सामग्री भेजी गई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान ने दी जानकारी। अफगानिस्तान के मानवाधिकार आयोग के कर्मचारियों की संयुक्त राष्ट्र से अपील का मानवाधिकारों के हनन की निगरानी के लिए की जाए नई व्यवस्था। सऊदी अरब के विदेश मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे। एस जयशंकर से मुलाकात की। अफगानिस्तान के हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पंजाब के नए सीएम होंगे रणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुना गया। चन्नी के समर्थकों में खुशी की लहर। चंडीगढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की है। पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। कल 11 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर हाउस में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले हरीश रावत, कहा एक मुख्यमंत्री के साथ बनाए जाएंगे 2 डिप्टी सीएम। कल सिर्फ मुख्यमंत्री लेंगे शपथ। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने खेला दलित कार्ड। पंजाब के बड़े दलित चेहरा है चन्नी। अमरिंदर सिंह की सरकार में तकनीकी शिक्षा और पर्यटन मंत्री थे।
चंडीगढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। समर्थकों ने नाच गाकर खुशी मनाई। कहा पंजाब को आगे लेकर जाएंगे चन्नी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी के विधायक दल का नेता बनाए जाने पर ट्वीट कर बधाई दी। कहा उम्मीद है पंजाब को सुरक्षित रखेंगे और सीमा पार के खतरे से लोगों को बचाएंगे। चन्नी को राहुल गांधी ने ट्वीट कर बधाई दी। कहा नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं, जनता का विश्वास सर्वोपरि है। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के ऐलान पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुशी जताई। कहा आलाकमान के फैसले का स्वागत। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चन्नी को छोटा भाई बताया। चरणजीत सिंह चन्नी पर बीजेपी का निशाना। अमित मालविया ने ट्वीट किया। कहा कांग्रेस के नए सीएम पर मीटू का आरोप, बहुत बढ़िया राहुल। पंजाब कांग्रेस में घमासान पर बोले प्रकाश जावड़ेकर। कहा सिद्धू पर कैप्टन के आरोप बेहद गंभीर। सिद्धू पर लगे देश विरोधी आरोपों पर सोनिया, राहुल, प्रियंका चुप क्यों? सिद्धू के सलाहकार का कैप्टन अमरिंदर पर बड़ा हमला। मुस्तफा ने कहा सिद्धू को गद्दार कैसे बोला। मुस्तफा ने अमरिंदर सिंह की पोल खोलने की धमकी दी। यूपी में योगी सरकार ने सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। बोले यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया। 4.5 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, पहले आए दिन दंगे होते थे। उत्तराखंड में हल्द्वानी में अरविंद केजरीवाल ने निकाली तिरंगा संकल्प यात्रा। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। उत्तराखंड के चुनावी समर में कूदे अरविंद केजरीवाल। युवाओं को लुभाने के लिए खोला रोजगार कार्ड खेला। कहा 4 महीने में देंगे 1 लाख नौकरियां। जब तक नौकरी नहीं तब तक हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता। मुंबई एटीएस ने एक और संदिग्ध आतंकी को मुंब्रा से गिरफ्तार किया। जाकिर हुसैन से पूछताछ में नाम सामने आया था। आपको बताएंगे पंजशीर में हालात क्या है, कैसे जंग हो रही है। इसके अलावा बताएंगे इजराइल और तालिबान क्यों आमने सामने। लेकिन उससे पहले बात कर रहे हैं गुरु की टीम, चन्नी कप्तान। आज की सबसे बड़ी खबर यह कि अमरिंदर सिंह आउट हो गए और अमरिंदर सिंह के आउट होने के बाद सिद्धू ने नया कप्तान चुन लिया है और नया कप्तान है चरणजीत सिंह चन्नी, जिनको आज कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री चुन लिया। कल वो शपथ लेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं चन्नी कौन है और चन्नी के अलावा किस किस को चुना गया और चन्नी को क्यों चुना गया। जल्दी से देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊं कि अमरिंदर सिंह जो अब तक मुख्यमंत्री थे, अमरिंदर सिंह आउट हो गए और चन्नी की एंट्री हो गई। इसके अलावा चन्नी की एंट्री हुई क्यों, ये आपको बताते हैं। सुबह 11 बजे कल वो सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस विधायक दल ने चन्नी को नेता चुना है। आलाकमान ने चन्नी के नाम पर मुहर लगाई और चन्नी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिसमें सुखजिंदर रंधावा भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। आइए आपको जल्दी से बताता हूं कि आखिर चन्नी है कौन। जरा जल्दी से देखिए कैसे इनके नाम पर मुहर लगी। कांग्रेस का एक बड़ा दलित चेहरा है चन्नी। इसके अलावा रामदासिया सिख कम्युनिटी से आते हैं चन्नी। 2007 से चमकौर साहिब से ये विधायक रहे हैं और कैप्टन सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थे। 2015 से 16 में विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं चन्नी। लेकिन बड़ी चीज ये है, चरणजीत चन्नी तो सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन पीछे से असली खिलाड़ी तो गुरु है। गुरु दरअसल इस खेल में माहिर है। गुरु का एक खेल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि कैसे गुरु जहां खड़े होते हैं वहीं खेल खेलना शुरू कर देते हैं। सुनिए जरा। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और बापू आसाराम का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। तो सिद्धू को आपने देख लिया। सिद्धू का ये वीडियो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं सिद्धू जहां रहते हैं उसका गाना गाने लगते हैं। आइए अब आपको बताते हैं किसका पत्ता क्यों कटा। क्योंकि सुबह तक बहुत से नाम थे खबरों में कि ये मुख्यमंत्री बन सकता है, ये बन सकता है, लेकिन देखिए
किसका पत्ता क्यों कटा। कैप्टन ने सिद्धू का विरोध किया, पहले सिद्धू का नाम आगे चल रहा था और यह डर था कि कैप्टन पार्टी तोड़ सकते हैं। यह एक वजह थी सिद्धू का पत्ता कटने की और हो सकता है सिद्धू को 2022 के नतीजों के बाद का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके अलावा दूसरा नाम आता है सुनील जाखड़ का। सुनील जाखड़ का पत्ता क्यों कटा? एक धड़े ने जाखड़ का विरोध किया, जाट सिख ना होना जाखड़ के अगेंस्ट में गया, इसलिए जाखड़ का पत्ता कट गया। दूसरा नाम है सुखजिंदर सिंह रंधावा का, जो रेस में सुबह तक लग रहे थे कि यही सीएम बन जाएंगे। सिद्धू रंधावा के लिए कतई तैयार नहीं थे, एक वजह यह बताई जा रही है। इसके अलावा रंधावा का नाम तय हुआ मगर सीएम नहीं बन पाए। चौथा नाम अंबिका सोनी का है। अंबिका सोनी ने मुख्यमंत्री बनने से खुद इनकार कर दिया। खबर है कांग्रेस आलाकमान चाहते थे कि सोनी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सोनी बहुत पुरानी कांग्रेसी है और रबर स्टैंप सीएम नहीं बनना चाहती थी। आखिरी नाम है चरणजीत सिंह चन्नी का। सिद्धू खेमे से आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। एक बात और आलाकमान का ऐलान तो सिद्धू भी तैयार हो गए, इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगी। लेकिन अब सब ये जानना चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे। अमरिंदर सिंह ने चन्नी के मुख्यमंत्री बनते ही बधाई दी है, लेकिन अमरिंदर करेंगे क्या? आइए अब आपको बताता हूं कि अमरिंदर के पास क्या विकल्प बचे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बगावत कर सकते हैं, अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसके अलावा अपनी पार्टी बना सकते हैं, इसकी भी संभावना है। अमरिंदर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या इसकी संभावना है ये आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस में सिद्धू की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, यानी कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस में रहेंगे लेकिन सिद्धू की नाक में दम कर देंगे। चुनाव में पार्टी के खिलाफ भी काम कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सोनिया राहुल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास विकल्प फिलहाल बचे हुए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश में 4.5 साल हो गए। बाकायदा योगी आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा ने उन्हें काउंटर भी किया। लेकिन मैं आपको बताऊं उससे पहले अखिलेश ने क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखाने जा रहा हूं, फिर आपको सुनवाऊंगा योगी ने क्या कहा। अखिलेश ने ट्वीट किया योगी के 4.5 साल पर, 54 गुजरे 6 महीने बचे इस दम्भी सरकार के, किसान गरीब महिला व युवा पर अत्याचार के, बेरोजगारी महंगाई नफरत व ठप कारोबार के, बहकावे फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार के, ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास और ठग का प्रयास। यह अखिलेश का ट्वीट है। लेकिन आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, और दूर जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि यही वोट करेंगे। योगी के 4.5 साल पर यूपी किसके साथ है, सुनिए जरा। मैं चाहूंगा कि हमारा विपक्ष के मित्र पढ़ने की आदत अगर होती, हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में बैठ करके हमारे जो प्रशिक्षण शिविर लगते थे उसमें आकर कुछ सीख लेते, कुछ सद्बुद्धि आती, प्रदेश के बारे में एक सोच पैदा होती। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पाकर के फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। दबंगई गुंडाई बिल्कुल खत्म हो गई है और हमें तो लग रहा है कि बाकी चीजें ठीक है। सुशासन कह सकते हैं इसको कि सुशासन है। कानून व्यवस्था उस पे उन्होंने काफी अच्छा करा है और जो होना चाहिए था वो किया है। काम तो मतलब हम सेटिस्फाइड है उनके काम से, और 4.5 साल बहुत अच्छा उम्दा उन्होंने काम किया, जैसा उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा उन्होंने किया। कोरोना में भी अच्छा व्यवस्था किया, उनके कामों से चौमुखी विकास हो रहा है चारों तरफ। यस बिल्कुल, बहुत खुश है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी है लड़कियों को बहुत। आई एम प्रॉपरली फ्रॉम बिहार, सो लाइक इफ आई कंपेयर बिहार एंड यूपी, सो आई फील वेरी सेफ हियर। सो जस्ट अ स्टेट वाइज जस्ट कंपैरिजन। जो भी काम कर रहे बहुत अच्छा कर रहे, देश के हित में कर रही है। आम जनता को हो सकता है कहीं कुछ परेशानी हो, लेकिन वो परेशानियां माफ हैं। सब विकास तो है ही है, विकास तो सबका हो रहा है। यूपी जो है बड़ा अच्छा चल रहा है, उनके कार्यकाल में रोडें डेवलप हो गई है और कोई भी रात बिरात कभी भी आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले शासन में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल होने पर उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं ये आपने सुन लिया। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात पंजशीर की करते हैं, क्योंकि पंजशीर में आखिरी जंग शुरू हो चुकी है।
जी हां, पहली तस्वीर जो आई है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है पंजशीर में, और अहमद मसूद, ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। अहमद मसूद पंजशीर में मौजूद है, यानी पंजशीर में वो इलाका भी है जहां हेलीकॉप्टर भी उतर रहा है। अहमद मसूद हेलीकॉप्टर से उड़ान भी भर रहे हैं और पंजशीर के अंदर ही मौजूद है। अगर तस्वीर ध्यान से देखिए तो अहमद मसूद इसमें नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर फुल स्क्रीन अगर मैं एक बार दिखाऊं कि देखिए हेलीकॉप्टर उतरा है पंजशीर में, और ध्यान से देखिए जरा, अहमद मसूद हेलीकॉप्टर से उतरे, यानी वो खुद पंजशीर के अंदर मौजूद है इस वक्त। वो कैसे जंग में मोर्चा ले रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि उनके पास इतना अभी मौका है कि वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के पंजशीर से कहीं और जा सकते हैं और उसके बाद वहां मोर्चा संभाल सकते हैं। ये पंजशीर के किसी जिले में मौजूद है जहां पर न सिर्फ अहमद मसूद बल्कि उनके साथी, उनके लड़ाके, एनआरएफ के लड़ाके भी मौजूद हैं। तो घाटी में मौजूद है अहमद मसूद, लेकिन पंजशीर खाली हो चुका है। ये देखिए जरा तस्वीर, सड़कें खाली हैं, सन्नाटा पसरा है, आम लोग छोड़कर पंजशीर जा चुके हैं। यही मैं कह रहा हूं कि पंजशीर में आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मसूद के लड़ाके कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जंग लड़ रहे हैं। देखिए जरा, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। तालिबानियों ने अफगानिस्तान के तकरीबन हर प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर के शेरों ने तालिबान की औकात बता दी है। तमाम कोशिशों के बावजूद तालिबान पंजशीर के लड़ाकों को अपने काबू में नहीं कर पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि पंजशीर के लड़ाकों की जाबाजी। पंजशीर के लड़ाकों में अपने वजूद के लिए मर मिटने का जज्बा है और तालिबान से आखिरी दम तक मुकाबला और हिम्मत और हौसला। अभी जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं वो पंजशीर के उन लड़ाकों की है जिन्होंने तालिबान को नानी याद दिला दी। इन तस्वीरों में पंजशीर के 5 कमांडर्स में से एक खालिद अमीरी आपको नजर आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, खालिद अमीरी को आप इस वक्त देख रहे हैं जो पंजशीर की सीमा पर एक मोर्चा संभाले हुए हैं और अपने जाबाज लड़ाकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर भी देखिए जरा, पंजशीर के उन लड़ाकों की जिन्होंने तालिबानियों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दी है, लेकिन अपने वजूद से, अपनी जमीन से, अपने अस्तित्व से कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। यहां भी अपने लड़ाकों के साथ खालिद अमीरी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जो खुद अलग अलग मोर्चों पर जाकर जाबाजों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और आइए अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में भी पंजशीर के टॉप कमांडर्स में से एक खालिद अमीरी नजर आ रहे हैं। पूरे हौसले के साथ मैदान में डटे हुए हैं, अपने लड़ाकों से बात करते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए, उनके साथ वॉकी टॉकी पर बात करते हुए। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी, लेकिन हौसला 20 से 25 साल के किसी युवा से जरा भी कम नहीं। अमीरी के साथ उनके ये जाबाज लड़ाके दूसरे मोर्चे पर तैनात अपने जाबाजों से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। शायद उस मोर्चे पर तैनात कमांडर का नाम कमाल गाजी है। इस दौरान खालिद अमीरी मोर्चे पर तैनात जवानों को अपनी नजरों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें लड़ाके वॉकी टॉकी पर पलांग नाम के किसी कमांडर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद सुनिए, पंजशीर के जाबाज किसी तरह से एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया जाबाजों को क्यों सलाम करती है। पंजशीर के लड़ाके अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, परिवार की इज्जत आबरू महफूज रखने और खुली हवा में सांस लेने के लिए पहाड़ों पर ही टेंट में सो रहे हैं। आपको बताएं कि खुद वहां खाना बना रहे हैं, खुद बर्तन धो रहे हैं। इस स्थिति में है मसूद के लड़ाके। इन तस्वीरों में आपको पंजशीर के 5 टॉप कमांडरों में से 2 हामिद सैफी और साले रेजिस्तानी भी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। आपको बताएं कि साले रेजिस्तानी ने साफ ऐलान कर दिया है कि तालिबान अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। वो एक वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिरी दम तक मुकाबला
जारी रहेगा। तालिबान को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तालिबान बेगुनाहों का कत्ल कर रहा है और हम पंजशीर की आजादी बरकरार रखेंगे। आप खुद सुनिए जरा साले किस अंदाज में तालिबानियों को ललकार रहे हैं। خبر میگیرند که صدها نفر مردم بیگناه را بعد از شکنجه‌های هولناک در این زندان انداختند. باید بگویم که در این گروه جنایتکار هرچی از توانشان در جنایات इस बीच पंजशीर के शेर के नाम से दुनिया भर में मशहूर अहमद शाह मसूद की भतीजी और अहमद मसूद की बहन अमीना जिया शाह ने भारत की जमकर तारीफ की है। अमीना ने भारत को पंजशीर का सदाबहार मित्र बताया है और उम्मीद जताई है कि भारत पंजशीर की लड़ाई का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करती हूं कि हिंदुस्तान तालिबान के विरोध का समर्थन करेगा। मैं जानती हूं कि भारत सरकार तालिबान पर भरोसा नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि भारत तालिबान को मान्यता नहीं देगा और अफगान शरणार्थियों की मदद करेगा। आइए अब आपको जल्दी से बताता हूं कि पंजशीर में किस किस जगह पर दरअसल लड़ाई चल रही है और तालिबानियों से यह इलाका मसूद के लड़ाकों ने छीन लिया है। यह पंजशीर का नक्शा जिससे आप बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। ये पंजशीर, ये जो आप देख रहे हैं पंजशीर का नक्शा, ये दो जिले जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अंद्राब और पारियान, ये दो जगह हैं। ये इस पर तालिबान का कब्जा था। यहां मसूद के लड़ाकों ने लड़ाई लड़ी और तालिबान को पीछे ढकेल दिया है। फिलहाल पंजशीर से ये अपडेट है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे दुनिया के कई मुस्लिम देश जो तालिबान को मान्यता के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, लेकिन यही देश इजराइल को मान्यता नहीं देते। इजराइल से दूरी लेकिन तालिबान से यारी। सोचिए जरा, तालिबान इजराइल को मान्यता नहीं देगा ये कह रहा है। ये देश कह रहे हैं कि ये तालिबान को मान्यता देनी चाहिए वरना वहां हालात और खराब हो सकते हैं, लेकिन ये वही देश हैं जो इजराइल को मान्यता नहीं देते। वो इजराइल जो ताकतवर है, वो इजराइल जो इकोनॉमी में, जो हथियार में, हर मामलों में आगे है, लेकिन ये देश उसे मान्यता नहीं देते। जरा ये रिपोर्ट देखिए पहले। तालिबान से यारी, इजराइल से दूरी। इजराइल के खिलाफ क्यों मुस्लिम देश? तालिबान ने क्यों इजराइल का विरोध किया? इजराइल से दोस्ती में कैसी दिक्कत? अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनते ही तालिबान ने इजराइल पर अपना रुख साफ कर दिया था। तालिबान सभी देशों से दोस्ती की बात तो की, लेकिन इजराइल के साथ संबंध बनाने को तैयार नहीं है। दरअसल तालिबान 1.0 में भी तालिबान के इजराइल के साथ बेहतर संबंध नहीं थे। अफगानिस्तान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी और इस बार पाकिस्तान के समर्थन से तालिबान ने सत्ता हासिल की, जबकि पाकिस्तान ने भी इजराइल को मान्यता नहीं दी। ऐसे में तालिबान के लिए इजराइल को मान्यता देना मुश्किल है। Taliban are not some military outfit. They are normal civilians. वहीं ज्यादातर मुस्लिम देश तालिबान के साथ तो खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इजराइल को मान्यता नहीं देते। कुछ देश ऐसे भी हैं जो इजराइल के साथ रिश्ते रखते हैं, लेकिन खुलकर समर्थन नहीं करते, जबकि इजराइल तेजी से विकास करने वाले देशों में शामिल है। अर्थव्यवस्था से लेकर इजराइल की सैन्य ताकत दुनिया के कई मुस्लिम देशों से मजबूत है। और बड़ा ताज्जुब है कि इजराइल के लिए जो आतंकी संगठन है हमास, वो तालिबान के कब्जे के बाद उसको बधाई देता है और तालिबान इजराइल को मान्यता नहीं देता है। देखिए जरा, बड़ा दिलचस्प है ये। सवाल यह है कि आखिर तालिबान को इजराइल से दिक्कत क्या है? दरअसल तालिबान ने सरकार बनाने के साथ ही ऐलान किया कि वो सभी देशों के साथ रिश्ते बनाने को तैयार है। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने तालिबान को बाकायदा बधाई दी और कहा था कि यह जीत 20 साल के संघर्ष का परिणाम है, जबकि तालिबान इजराइल के साथ रिश्ते नहीं रखना चाहता। जबकि इजराइल आर्थिक और सैन्य मामलों में एक बड़ी ताकत है। टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया इजराइल का लोहा मानती है, लेकिन तालिबान इजराइल के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहता। सोचिए जरा, दरअसल तालिबान प्रवक्ता ने एक इजरायली ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू दे दिया था। तालिबान ने इजरायली ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया। जैसे ही इंटरव्यू चैनल पर दिखाया गया और हंगामा मच गया, इसके बाद सुहेल शाहीन ने बाकायदा सफाई देते हुए कहा कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इजराइल की समाचार एजेंसी है।
दरअसल जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और इस कब्जे में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई, यह पूरी दुनिया ने देखा है। वहीं पाकिस्तान इजराइल का विरोध करता है और तालिबान के लिए पाकिस्तान को नाराज करना मुश्किल है। पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ हमास के समर्थन में खड़ा रहता है, जबकि इजराइल लगातार फिलिस्तीन और हमास को निशाना बनाता है। हाल ही में हमास ने रॉकेट बरसाए थे जिस पर इजराइल ने बमों की बारिश कर दी थी। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को मार गिराया था, आयरन डोम ने। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे वो देश जो तालिबान को तो मान्यता देने पर तैयार है, लेकिन आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी। आज उनके चेहरे आपको दिखाने जा रहे हैं। सोचिए, वो तालिबान जो लोगों को मार रहा है, पीट रहा है और आतंकी संगठन है, उसके रिकॉग्निशन की, उसकी मान्यता की बात अलग अलग मंचों से कर रहे हैं, लेकिन इजराइल जैसे देश को इन देशों ने मान्यता नहीं दी है। ग्राफिक जरा मैं दिखाऊं जल्दी से स्क्रीन पर, देखिए जरा, ये तालिबान एक तरफ और एक तरफ इजराइल। पाकिस्तान जिसने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, लेकिन तालिबान को मान्यता देने के लिए जिद कर रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान, दूसरा देश देखिए जिसने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, वो है कतर। इजराइल को तो नहीं जानते, लेकिन तालिबान के साथ खड़े हुए हैं। दोहा में तालिबान का ऑफिस है। तुर्की ने भी इजराइल को मान्यता नहीं दी है, लेकिन तालिबान के साथ खड़े हैं। एयरपोर्ट का टेक्निकल सपोर्ट अब इस वक्त तुर्की देख रहा है। सऊदी अरब का भी यही हाल है। सऊदी अरब ने भी इजराइल को अब तक मान्यता नहीं दी है, लेकिन खड़ा दिख रहा है, कम से कम खामोश है। वेट एंड वॉच की स्थिति में, तालिबान के खिलाफ कुछ बोला नहीं। उसमें सऊदी अरब भी है और उसमें यूएई भी है। ये वो देश हैं जिन्होंने अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर मुस्लिम देशों को इजराइल से क्या दिक्कत है। इन्हें तालिबान से दिक्कत नहीं, लेकिन इन्हें इजराइल से दिक्कत है। मुस्लिम देश आखिर इजराइल के खिलाफ क्यों हैं? दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब तक कई बार जंग हो चुकी है। इसी साल इजराइल और हमास में कई दिनों तक जंग चली, जिसमें इजराइल ने फिलिस्तीन और हमास को भारी नुकसान पहुंचाया। तब मुस्लिम देशों ने इजराइल का विरोध किया था। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की बैठक बुलाई गई, लेकिन इनमें आपसी खींचतान खुलकर सामने आ गया और इस बैठक से कुछ हासिल नहीं हुआ। तब पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने मोर्चा खोल रखा था। इमरान और एर्दोगान इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ईरान के तब के राष्ट्रपति रहे हसन रूहानी ने भी इजराइल पर जबरदस्त हमला किया। ईरान और इजराइल में कई मुद्दों पर मतभेद हैं। दरअसल अरब के देश अपना हित पहले देखते हैं और इसी वजह से मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाते हैं। ये एक बड़ी वजह है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि तालिबान सीधे सीधे इजराइल को मान्यता के खिलाफ है। उसने कहा, हम सबको मान्यता देंगे, सबके साथ खड़े सिवाय इजराइल के। क्या भविष्य में यह वाली सूरत बनती है कि इजराइल बनाम तालिबान हो जाए? उस स्थिति में आइए अब आपको बताते हैं, क्या तालिबान दूर दूर तक कहीं इजराइल के सामने टिक पाएगा, खड़ा हो पाएगा? जरा देखिए, तालिबान और इजराइल की ताकत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, एक तरफ तालिबान है और एक तरफ इजराइल है। इजराइल के पास दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सेना है। जी हां, सबसे बड़ी चौथी सेना इजराइल के पास है। तालिबान के पास सिर्फ 80,000 आतंकी हैं। कहीं टिकने का सवाल ही नहीं। इजराइल का $17.8 बिलियन का रक्षा बजट है। तालिबान का $1.6 बिलियन की कमाई है, उसका भी अभी पता नहीं है। सबसे ताकतवर वायुसेना में से एक है इजराइल के पास, और तालिबान के पास कोई वायुसेना नहीं। यानी टिक पाएगा तालिबान, यह कहना मुश्किल है एक दिन भी। 250 MF-16 फाइटर प्लेन है इजराइल के पास, और तालिबान के पास अफगान अमेरिका के कब्जाए हुए हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास F-35, F-15S लड़ाकू विमान है और तालिबान के पास 200 से ज्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टर्स हैं। वो भी कितने लोग चला पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जिससे वो हमास के आतंकियों को जवाब देता है, लेकिन तालिबान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसके अलावा आपको बताता हूं, इजराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, सीमा पर तैनात है, और तालिबान के पास सीमा पर बंदूकों के साथ आतंकी हैं, जिसे एक हमले में ही इजराइल ढेर कर सकता है। इजराइल के पास जासूसी सैटेलाइट है, लेकिन तालिबान के पास सिर्फ हथियार, गोला बारूद है और उनका अपना गुरिल्ला युद्ध जो उनका स्टाइल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इजराइल के पास जो ताकत है वो ये बता रही है कि तालिबान
इजराइल के आगे कहीं टिक नहीं पाएगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो इजराइल और तालिबान की बात हो गई, लेकिन इजराइल और ईरान आमने सामने है। जी हां, ईरान इजराइल में टेंशन बढ़ गई है। सवाल यही है, क्या निफ्ताली और इब्राहिम रईसी आमने सामने आ जाएंगे? क्योंकि खबर यह है, न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर है कि दरअसल ईरान के जो बड़े परमाणु वैज्ञानिक थे उनकी हत्या की गई 2020 में, और अंग्रेजी अखबार का दावा है कि यह हत्या ईरान ने की, यह हत्या इजराइल ने की, ईरान के अंदर की, और सैटेलाइट के जरिए, रोबोट्स के जरिए यह हत्या करवाई गई। जरा रिपोर्ट देखिए। आपको दिखाएंगे कि आखिर इजराइल ने कैसे ईरान के वैज्ञानिक को मारा। उससे पहले जरा देखिए ये ईरानी वैज्ञानिक थे कौन। ईरानी वैज्ञानिक मोहसिन दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। परमाणु बम कार्यक्रम का सीक्रेट लीडर थे मोहसिन, जिनकी हत्या इजराइल ने करवाई। नेतन्याहू ने कार्यक्रम में इनका नाम लिया था। इजराइल के इससे पहले के जो पीएम रहे, अमेरिका इजराइल तक नजर रखते थे और 27 नवंबर 2020 यानी पिछले साल इनकी हत्या की गई। इजराइल पर हत्या का आरोप लगा। अब खुलासा, ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया था, यानी बदला इजराइल से। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इनकी हत्या करवाई इजराइल ने। इजराइल पर गंभीर आरोप लग रहा है। सबसे पहले देखिए जरा, खास आपके लिए बनाया ये काफिला था ईरान के परमाणु वैज्ञानिक का। ये 3 गाड़ियों का काफिला था, एक चौराहे पर से गुजरा। लेकिन आप यहां देखिए, किलर रोबोट मशीन गन खड़ी हुई है। बाकायदा इजराइल ने इन्हें टुकड़ों में भेजा था ईरान के अंदर, यहां जाकर असेंबल हुई ईरान में। उसके बाद एक चौराहे पर इसे खड़ा किया गया। इसमें कोई अंदर आदमी दिख रहा है आपको? कोई नहीं था। ये किलर रोबोट मशीन गन है। इसे सैटेलाइट से हैंडल किया जा रहा था और इजराइल सैटेलाइट से हैंडल कर रहा था। जैसे ही आगे बढ़ा, और ये देखिए गाड़ी पे टारगेट पहले से था, और हुआ क्या, ये मशीन गन चलनी शुरू हो गई। सैटेलाइट से इस मशीन गन को इशारा दिया गया और उसके बाद इस गाड़ी में बैठे थे मोहसिन फखरीजादा। इस गाड़ी को टारगेट किया और ये रोबोटिक, इसमें कोई आदमी का इस्तेमाल नहीं हुआ, बाकायदा रोबोटिक मशीन गन थी। उसके जरिए ये हाल था फखरीजादे की गाड़ी का, और उनकी वहीं मौत हो गई। सोचिए, ईरान के परमाणु वैज्ञानिक लीडर, न्यूक्लियर पावर बनने को लेकर ईरान पर बहुत से सैंक्शंस और प्रतिबंध लगे, लेकिन फखरीजादा को कैसे इजराइल ने मारा ये मैंने आपको बताया। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उनकी हत्या कैसे की गई और कितनी प्लानिंग के साथ की गई। देखिए जरा, आपको बताते हैं कैसे हुई।
ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पिछले साल ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या ने ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा दिया है। दरअसल ईरानी वैज्ञानिक काफिले के साथ जा रहे थे, तभी हमला हुआ और पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर किसने उन्हें मारा, कैसे उनकी हत्या हो गई। हैरानी हमले के तरीके को लेकर है। और अब जो खुलासा हुआ है, ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे हत्या के लिए रिमोट कंट्रोल मशीन गन का इस्तेमाल किया गया, जिसे मीलों दूर बैठकर ऑपरेट किया गया था। फखरीजादे की हत्या के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी मुसाद का कंप्यूटराइज्ड हथियार एक लावारिस सी दिखने वाली गाड़ी में बाकायदा फिक्स किया गया। इस गाड़ी को इजरायली एजेंसी के साथ काम कर रहे एजेंट्स ने मेन रोड पर खड़ा कर दिया था। जहां यू टर्न था, वहीं पर जैसे ही गाड़ी पहुंची और इस गाड़ी में कैमरा और विस्फोटक भरा हुआ था, टर्निंग पर फखरीजादे की गाड़ी की रफ्तार कम हुई। तभी हमले में शामिल कार में लगे कैमरों ने ड्राइविंग सीट पर फखरीजादे की पहचान की और पैसेंजर सीट पर बैठे उनकी पत्नी पर भी टारगेट किया। यह जानकारी दूर बैठे स्नाइपर्स को भेजी गई। पहला राउंड फायर करने के 1 मिनट में ही घटना को अंजाम दे दिया गया। इस दौरान 15 गोलियां चली और निशाना सिर्फ एक। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक 60 सेकंड से भी कम समय में मीलों दूर से बंदूक चलाकर फखरीजादे की हत्या कर दी गई। यह सब इजराइल पर आरोप लग रहा है। इजराइल ने किया। हमले के बाद जो मौके की तस्वीर आई, उसने ईरान को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस घटना स्थल की तस्वीर है। ये मोहसिन की गाड़ी की तस्वीर, परमाणु वैज्ञानिक की गाड़ी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस गाड़ी पर हमला हुआ, जिस जगह पर हमला हुआ, उस जगह की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल हमले वाली गाड़ी विस्फोटकों से भरी थी ताकि हमले के बाद उसे उड़ा दिया जाए और सारे सबूत नष्ट कर दिए जाएं। लेकिन कुछ सुराग हाथ लग गए थे। फखरीजादे की हत्या के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वो बेल्जियम में बनी थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये बेल्जियम में बनी मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। FN मैग रोबोटिक मशीन गन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थी। इस पूरे हथियार का वजन करीब 1 टन के आसपास था और इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर ईरान लाया गया था। सोचिए, ईरान के अंदर लाया गया, इसे असेंबल करके फिर से बनाया गया। ईरान लाने के बाद इसे रीअसेंबल किया गया। ईरानी वैज्ञानिकों के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। जब मोहसिन की हत्या के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, इस हमले के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे और हमलावरों को जल्द सजा देने की मांग की गई थी। इजराइल की ताकतवर खुफिया एजेंसी ने इस हमले को अंजाम दिया था और अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फखरीजादा गुप्त रूप से चलाए जा रहे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का दरअसल नेतृत्व कर रहे थे और इजराइल के तब के प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फखरीजादे का नाम लिया और कहा था कि इनका नाम याद रखना। इस हमले पर ईरान के राष्ट्रपति रहे हसन रूहानी ने सीधे सीधे इजराइल का नाम लिया था। रूहानी ने कहा था कि ट्रंप के अंतिम दिनों में इजराइल ने युद्ध छेड़ने की मंशा से ऐसा किया। ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई ने भी हमलावरों को सजा दिलाने का वादा किया और अब बड़ा सवाल यह है कि इस खुलासे के बाद ईरान क्या करेगा। दोनों ही देशों में सत्ता परिवर्तन हो चुकी है, लेकिन रईसी इस बार इजराइल पर हमला बोलेंगे और पूरी दुनिया इस पर टेंशन में है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।